डिस्कशन शुरू था अबाउट लॉज ऑफ मोशन यानी एनएलएम. एकदम सिंपल टॉपिक आहे बघा, फक्त याच्यामध्ये जी मेथड आहे ना ती खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. रिमेनिंग सिलेबसच्या प्रत्येक कॉन्सेप्टचा क्वेश्चन सोडवायला आपल्याला यूज करावे लागणार. ठीक है, तो क्या क्या था टॉपिक में? एकदम सिंपल. टॉपिक की स्टार्टिंग हुई थी फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ वेरी गुड लीनियर मोमेंटम. क्या होता है लीनियर मोमेंटम? मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी डिनोटेड बाय given by p equals to m into v. SI unit kg meter per second. Dimensions t minus 1. वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन सेम होगी एज दैट ऑफ वेलोसिटी. उसमें अगर चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो ये वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से क्या होता है कि बॉडी अगर एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और वेलोसिटी चेंज होती है तो चेंज इन मोमेंटम होगा m इन ब्रैकेट v माइनस u. लेकिन अगर रिबाउंड होकर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वही बनेगा m इन ब्रैकेट v plus u. एंड अगर वेलोसिटी रिबाउंड के बाद में सेम है तो ट्वाइस ऑफ mu. एंगल थीटा बन रहा है तो 2mu cos ऑफ थीटा. ठीक है, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट फोर्स. क्या होता है फोर्स? मतलब पुश और पुल, दोनों पुश और पुल, उसको क्या बोला जाता है? फोर्स. और फोर्स की वजह से बॉडी क्या होती है? डिस्प्लेस होती है, मतलब मोशन में सेट होती है. देन इंट्रोड्यूस किया था इनर्शिया को. क्या होता है इनर्शिया? मतलब is called as inertia. ठीक है, और inertia हमने तीन टाइप के देखे थे. फर्स्ट वन मोशन, रेस्ट एंड पोजीशन. ठीक है, और उसके बाद में इन केस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन इनर्शिया इज रिप्रेजेंटेड बाय मास. उसके बाद में हमने देखा था नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. कितने होते हैं? 3. फर्स्ट वन एवरी बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म until it is applied with external unbalanced force. Second one very good. ठीक है, थर्ड वन for every action there will be equal and opposite but action and reaction must be in terms of forces only. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था हमने that was about mass. क्या होता है मास? मतलब कंटेंट ऑफ मैटर इन द गिवन बॉडी. ठीक है, दो टाइप के मास होते हैं, ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास. ग्रेविटेशनल मास मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इनर्शियल मास मतलब अप्लाइड फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, मास ऑलवेज कंजर्व होता है, कॉन्स्टंट रहता है इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ इट्स पोझिशन, रेस्ट और मोशन. असं आपण क्लासिकल मेकॅनिक्स मध्ये म्हणतो, बट एक्चुअल फैक्ट क्या है? मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में जब हम उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे तब, और उसके साथ में जब ये वेलोसिटी में सेट करेंगे तो मास चेंज होगा विच इज गिवन बाय m डैश इक्वल्स टू m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v बाई c का होल स्क्वायर. देन यूनिट ऑफ फोर्स ऐसा है तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको हम बोलते हैं एज ए न्यूटन. cj से तो डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको बोला जाता है एज ए डाइन. अगर kgf बोला है तो 1 kgf इक्वल टू 9.8 न्यूटन. एंड 1 ग्राम सेंटीमीटर सॉरी ग्राम फोर्स बोला है तो 980 काय न्यूटन का डाइन. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था दैट वाज फोर्स ड्यू टू थ्रस्ट, मतलब वेरिएबल मास. कितना होता है? u इंटू डी एम बाय डी टी. फिर उसके एप्लीकेशन मशीन गन है तो NMB. बुलेट अगर फायर करने के बाद वॉल में स्टिक हो रही है तो NMB. रिबाउंड हो रही तो रिबाउंड हो रही विद सर्टेन एंगल तो वाटर जेट है, उसका अगर थ्रस्ट कैलकुलेट करना है तो लगता है रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो. कितना होता है? वेरी गुड, डेल्टा V बाय डेल्टा टी विच इज इक्वल्स टू A इंटू वी. एंड थ्रस्ट बनता है रो A V स्क्वायर, है ना. अगर स्प्लैश हो रहा है पैरेलल टू द वॉल तो, अगर रिबाउंड हो रहा है तो वॉल जेट की तरफ, जेट वॉल की तरफ तो रो ए यू प्लस वी का होल स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद में रॉकेट प्रोपल्शन, उसके लिए एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट इन द ग्रेविटी फ्री स्पेस. एंड अगर ग्रेविटी है तो माइनस जी करना है. ठीक है, v एट एनी इंस्टेंट गिवन बाय v इक्वल्स टू v नॉट प्लस वी आर इनटू नेचुरल लॉग ऑफ m नॉट बाय mi. उसके बाद में फोर्सेस इन नेचर कितने होते हैं? फर्स्ट वन, सेकंड तो वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर कौन है? माइक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल. तो ग्रेविटेशनल छोड़ के हमें जो भी फोर्सेस मालूम है जिसका हम डिस्कशन करेंगे, मतलब उसमें फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गया, देन वेट छोड़ के, क्योंकि वेट कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. बाकी सब फोर्सेस का नेचर कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखा था फोर्सेस इन मैकेनिक्स वाला. कितने फोर्स होते हैं? एक फील्ड का फोर्स, दूसरा कॉन्टैक्ट का फोर्स. फील्ड का फोर्स दो होगा, एक ग्रेविटेशनल, दूसरा बट आपल्याला रिक्वायर्ड है ओनली ग्रेविटेशनल. एंड कॉन्टैक्ट फोर्स एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगा विच विल एक्ट नॉर्मल टू द गिवन सरफेस, एंड दूसरा
फ्रिक्शनल फोर्स होगा विच विल एक्ट पैरेलल टू द गिवन, जिसमें से फ्रिक्शनल फोर्स का काम होता है टू अपोज रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी, एंड कॉन्टैक्ट फोर्स का, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का जो एफर्ट्स हम ले रहे थे उसको अपोज करना, ठीक है। उसके बाद में हमने एफबीडी के बारे में डिस्कशन शुरू किया था। एफबीडी के बेसिक रूल है, सबसे पहले क्या करना है, ते जे असतो ना डिसाइड द सिस्टम देन आइसोलेट द सिस्टम, ते सोडून दे, ते काय कामाचे नाही, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेट को लेंगे। वेट कहाँ पे एक्ट होगा, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, कितना होगा mg। उसके बाद में अगर एक बॉडी किसी भी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो सरफेस क्या करेगा, बॉडी के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा विच विल ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकली, ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। अगर एक बॉडी सरफेस के साथ साथ दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में तो क्या होगा, दूसरी बॉडी भी क्या करेगी, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगी विच विल अगेन एक्ट नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। नॉर्मल ड्रॉ करते टाइम अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल, सरफेस वर्टिकल है तो ठीक है, एंड सरफेस अगर इंक्लाइन है, कर्व शेप के, इंक्लाइन नहीं कर्व शेप में तो क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है विच विल पास थ्रू सेंटर रेडियस, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, तेच रेडियस ऑफ कर्वेचर तेच, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, देन अगेन अगर ब्लॉक्स अगर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में क्या डेवलप होता है, टेंशन, टेंशन ऑलवेज एक्ट होगा अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। एंड अगर इस टेंशन को रिप्लेस करेंगे, स्प्रिंग को रिप्लेस करेंगे, कल के लेक्चर में किया था वैसे स्प्रिंग के साथ, तो क्या होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग था वो रिप्लेस होगा k इंटू एक्स, मतलब स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स। म्हणजे बघा आपल्याला 4-5 फोर्सेस रिक्वायर्ड, हे सोडून काहीच नाही। पहले वेट ऑलवेज mg डाउनवर्ड डायरेक्शन है, उसके बाद में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, टेंशन इन द स्प्रिंग ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। फक्त स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करते टाइम वो नेगेटिव साइन वाली बात याद रखनी है, कळालं ना। अगर स्प्रिंग को हम कॉम्प्रेस करेंगे तो स्प्रिंग एक्सपांड होने के लिए फोर्स एक्सर्ट करेगी, अगर हम स्प्रिंग को एक्सपांड करेंगे तो मग ते दिलेल्या केसमध्ये आपल्याला के एक्सचं डायरेक्शन कंसिडर करावं लागतील, ठीक है। तो कल इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और आपको शॉर्ट एग्जांपल 77 तक बोला भी था, ठीक है। बट एट द एंड हमने और एक पॉइंट देखा था लास्ट में, वेइंग मशीन एंड स्प्रिंग बैलेंस। वेइंग मशीन म्हणजे व्हेरी गुड, ॲपरंट वेट मेजर करता है, मतलब ऍक्च्युअल क्या मेजर करता है, नॉर्मल। म्हणजे आता लक्षात घ्या, इथून पुढे वेइंग मशीनची रीडिंग आपल्याला जर कॅल्क्युलेट करायची असेल कुठल्याही केसमध्ये, आपल्यासाठी ती वेइंग मशीन म्हणजे कोण बनेल, सिंपल एक ब्लॉक असतो तो ब्लॉक बनेल, आणि आपण कैलकुलेट क्या करना, ब्लॉक के ऊपर एक्ट होने वाला नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा था कि वहां पे ऑलवेज T इक्वल्स टू यानी N इक्वल्स टू mg होता है, इसलिए एपरेंट वेट बनता है इक्वल टू ट्रू वेट और एक्चुअल वेट। लेकिन अगर उसी वेइंग मशीन को हम लिफ्ट में डाल देंगे तो उसके बाद क्या होगा, डिपेंड करेगा लिफ्ट के मोशन के ऊपर। अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो T इज इक्वल्स टू mg यानी इक्वल्स टू mg। अगर लिफ्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वर्टिकली अपवर्ड है तो विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड है तो परत mg। लेकिन अगर वहां पे एक्सेलरेशन है वो है अपवर्ड तो वहां पे n इक्वल्स टू बनेगा m इन ब्रैकेट g प्लस a यानी mg लेस देन n, मतलब एपरेंट वेट बढ़ जाएगा। कब, लिफ्ट अगर अपवर्ड जा रही है तो, लेकिन अपवर्ड जाते टाइम लिफ्ट में क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। वही लिफ्ट अगर डाउनवर्ड आएगी तो n बनेगा m इन ब्रैकेट g माइनस a, मतलब एपरेंट वेट विल बी लेस एज दैट ऑफ एक्चुअल वेट। फक्त कंडीशन का है, लिफ्ट डाउनवर्ड आली पाहिजे विथ एक्सेलरेशन, उसके बाद में अगर लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है और उसका एक्सेलरेशन हमने बढ़ा के g से ग्रेटर बना दिया तो क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी क्योंकि बॉडी ऊपर जाके स्टिक हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, n प्लस एम जी इक्वल्स टू एम ए, मतलब n इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, या फिर एम ए माइनस एम जी यानी m इन ब्रैकेट a माइनस जी। एंड अगर a को हमने इक्वल टू g बना दिया तो वेटलेसनेस कंडीशन, क्योंकि n क्या बनेगा वहां पे 0 बनेगा, ठीक है। सेम कंसेप्ट हमने अप्लाई की थी फॉर स्प्रिंग बैलेंस अल्सो, और स्प्रिंग बैलेंस में भी क्या होता था, फिर वही सारी बातें रिपीटेशन। स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स टेंशन इन द स्प्रिंग, डिफरेंस क्या है, वेइंग मशीन है तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड स्प्रिंग है तो टेंशन इन द स्प्रिंग। तो अगर हमने उसको प्लेस किया है स्प्रिंग बैलेंस को एंड बॉडी कनेक्ट की है तो क्या होगा, mg बैलेंस करेगा t को तो t बनेगा mg। लेकिन अगर उसको लिफ्ट में डाल दिया तो क्या होगा, अगर लिफ्ट रेस्ट में तो t इक्वल्स टू mg, लिफ्ट अगर मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो वेरी गुड, मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन बोला तो
m इन ब्रैकेट g प्लस ए, मूविंग डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन बोला तो g माइनस ए, एंड अगर a इक्वल्स टू g हो गया तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब अगेन कौन सी कंडीशन आएगी, वेटलेसनेस की कंडीशन। ठीक है, तो ये थियोरेटिकल कंसेप्ट हो गई थी। क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे आपको आपने, तो उसमें से एक दो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ रहे थे कि हमने ब्लॉक को रखा था या फिर स्ट्रिंग से कनेक्ट किया था एंड सडनली उसको कट कर दिया, फिर क्या होगा, होते ना। वेरी गुड, ठीक है, ज्यांनी सोडवले मॉडेल मधून त्यांना माहिती है। ठीक है, तो क्या था उस क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन उस टाइप के लिए थे। फिर आज हम इंक्लाइन सरफेस की तरफ जाने वाले हैं। आपको बोला है कि एक रिजिड सपोर्ट है, एक रिजिड सपोर्ट है, एक ब्लॉक को कनेक्ट किया है उसको, जिसका मास आपको बोला है कि 4m है। इस रिजिड सपोर्ट को फिर बाद में स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है, सॉरी स्प्रिंग से कनेक्ट किया है। स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू अनदर मास जो है 2m या फिर m। अभी की केस में बॉडी इक्विलिब्रियम में, बॉडी इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो आएगा, मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y जीरो, x के अलोंग कोई फोर्स है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है तो वन बाय वन, पहले बोलो ब्लॉक m के लिए क्या होगा, इसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट होगा, उसको बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग का फोर्स, उसको हम स्प्रिंग में डेवलप होने वाला टेंशन भी बोल सकते हैं। फक्त डिफरेंस क्या है, स्प्रिंग का टेंशन सिर्फ टेंशन होता है, स्प्रिंग का टेंशन मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब kx भी हो सकता है इफ रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये क्या है, टी नॉट मतलब टेंशन इन द स्प्रिंग है। तो यहाँ पे टी नॉट अपवर्ड है, mg डाउनवर्ड है। यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब होगा समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y विल बी इक्वल टू, एंड अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, टी नॉट माइनस एम जी इज इक्वल्स टू बी जीरो बनेगा, यानी टी नॉट बन गया इक्वल्स टू एम जी। अगर सेम सिचुएशन हमें ये 4m के लिए ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले मालूम है कि ये कहीं पे भी होगा तो उसका वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट होगा, दैट विल बी 4mg। एट द सेम टाइम स्प्रिंग का जो टेंशन है वो भी उसको नीचे खींच रहा है, क्योंकि देखो ये ब्लॉक का मास है ना, इसके वेट का फोर्स डायरेक्ट तो एक्ट नहीं होगा, उसको एक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में जो टेंशन होता है वही इस वेट का फोर्स रिप्रेझेंट करेगा ऑन सेकंड ब्लॉक। कन्फ्युजन इथंच होतं, ह्या ब्लॉकचं वेट इथं ऍक्ट होईल का नाही होईल, होईल तर कसं होईल आणि किती होईल। ठीक है, तो ये कौन लेके जा रहा है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्लियर है, अभी इसको छोड़ के और कोई एक्ट होगा क्या, वेरी गुड, टेंशन इन वर्ची स्ट्रिंग वो कितना होगा, टी होगा। अगर सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई। अब इसका मतलब क्या होगा कि T इज इक्वल्स टू होगा टी नॉट प्लस 4mg, यानी T इज इक्वल्स टू होगा 5mg। मतलब हमें अगर इक्विलिब्रियम में टेंशन पूछे जाते तो ये हमारा आंसर है, लेकिन क्वेश्चन में आगे जाके उन्होंने बोला है कि अगर ये ऊपर की स्ट्रिंग है यहां से कट कर दी तो उसके बाद ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी के एक्सेलरेशन कितने होंगे। पहले ही एफबीडी ड्रॉ करूँ क्या, समझाऊँ क्या, कट करने के बाद क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। वेरी गुड, स्वप्ना आंसर आलं तुझं, दिशा कुठे आहे, दिशा बघ आंसर आलं स्वप्नाचं। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, ये क्लियर हो गया सबको। अब उसके बाद में उन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले स्ट्रिंग को कट करेंगे, एंड जिस इंस्टंट पे हमने कट किया है लगेच त्याच इंस्टंटला कट केल्या केल्या लगेच ए एंड बी का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन चेंज होगा। ये कब हो सकता है, अगर बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस चेंज हो रहे तो, समझ में आ रहा है ना। तो अगर हम ऊपर की स्ट्रिंग कट करेंगे तो उस इंस्टेंट पे इस ब्लॉक के ऊपर एक्ट होने वाला कौन सा फोर्स चेंज होगा, कौन सा फोर्स चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये सेकंड ब्लॉक के लिए जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कब,
जब इसको कट कर दिया है तब यहाँ पे जो फोर्सेस दिख रहे हैं उसमें से कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा, मतलब ये ब्लॉक जो है mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा था, टी नॉट अपवर्ड एक्ट हो रहा था, बस ये डाउनवर्ड मूव करेगा विथ एक्सेलरेशन g, या फिर विथ एक्सेलरेशन इसका कितना है हमें कैलकुलेट करना है, तो उसको हम a कंसीडर करते हैं. अभी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, हे कसं ते कळतं आपल्याला, कट केल्यावर खालीच पडणार आहे. ठीक है, तो यहाँ पे mg a के डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे हम, mg माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू आएगा ma. हे कळालं सगळ्यांना, हे आपले नेहमीचे इक्वेशन्स आहे. बट हमने पहले यहाँ पे लिख के रखा था टी नॉट कितना है mg है, आणि इथं तर फोर्सेस कोणतेच नाही बदलले, म्हणजे टी नॉट mg था, टी नॉट mg है, टी नॉट mg. तो यहाँ पे क्या होगा, टी नॉट mg माइनस mg मतलब 0 इक्वल्स टू ma, यानी एक्सेलरेशन फॉर ब्लॉक b विल बिकम 0. कळतं का बघा, बरोबर तुझं. अरे इथं बदललेच नाही ना फोर्सेस, आता वरती चेंज होणार. हे जर आपण म्हटलं असतं इथून कट केलं तर मग याचा टी नॉट कॅन्सल झाला असता. हो गया, आगे. अभी सेम रिपीट करेंगे फॉर ब्लॉक ए. अब ए पे सिचुएशन क्या है, देखो ऊपर जो टेंशन होता था कट कर दिया, मतलब ऊपर कोई एक्ट ही नहीं होगा, तो नीचे कौन है, पहले उसका जो वेट होगा वो तो उसके साथ हमेशा से रहेगा. देन स्प्रिंग का जो टी नॉट था वो भी एक्ट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब इस ब्लॉक में फोर्स का चेंज ऑकर हुआ है. ऊपर जो फोर्स एक्ट होता था अभी वो नहीं है, म्हणून आपण वरती टी घेतला होता तो इकडे नहीं है. कळतोय डिफरन्स. अब उसके बाद में हमें मालूम नहीं ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, तो हम उसको लेते हैं एज ए. तो हमारे रेगुलर इक्वेशन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है कि टी नॉट प्लस 4mg इज इक्वल्स टू ma. हे कुठून येतं, समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग y इक्वल टू ma घेतो ना आपण, तो ये ma सेम है, y के अलॉन्ग दोनों की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की सेम थी, इसलिए पॉजिटिवली है. बट टी नॉट थोड़ी चेंज होगा, टी नॉट तो पहले से mg है, इसका मतलब ये पुट करेंगे तो क्या होगा, 4mg प्लस mg यानी 5mg इक्वल्स टू ma. mm वेरी गुड. ये जो एम अपन कर रहे हैं इसका मास 4m दिया है, करेक्ट है, वेरी गुड. 4m, तो एम कैंसिल होके कितना बनेगा, 5/4 टाइम्स ऑफ g. दोघींचं पण चुकलं, 5/4 टाइम्स ऑफ g. कळलं. 9 PM टू 10 PM काय तुमचं, काहीच नाही आहे. सकाळी टेस्ट देत नाही ना तुम्ही, 9 PM टू 10 PM द्या टेस्ट. हो, आजपासून फक्त जाताना युजर आय डी पासवर्ड घ्या, त्याशिवाय तुम्हाला टेस्ट देता नाही येणार. 9 PM टू 10 PM. हो, आणि ॲप अजून वेळ आहे त्याला, पहिले टेस्टिंग आपली 2 दिवस, त्यामुळे वेबसाईटवरून द्या. वेबसाईटची लिंक मी ग्रुपला शेअर करेन. काय नाही, अजून थोडं टेस्टिंग चालू आहे त्याची, त्यामुळे 1-2 दिवस आपल्याला अशी टेस्ट करायची वेबसाईटवर, नंतर ॲपमध्ये ॲड होईल. मी वेबसाईटची लिंक ग्रुपवर शेअर करतो. ठीक आहे, युजर आय डी पासवर्ड सरांकडून घ्या, नाही म्हणले तरी पण घ्यावं, ते देत नाहीत, जीवावर आहे त्यांचं सांगायला. नेक्स्ट हो गया. अभी सेम क्वेश्चन में अगर बोला होता कि यहाँ पे हम यहाँ से कट कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन फिर से सॉल्व करो. चलो, अगर अब यहाँ पे ब्लॉक को हम कट कर रहे हैं तो क्या होगा, ये इसके लिए क्या होगा, देखो mg डाउनवर्ड रहेगा, टी नॉट होता, टी नॉट गेला, अब यहाँ पे सिर्फ a रहेगा, इक्वेशन बनेगा mg इज इक्वल्स टू mm, a इक्वल्स टू, अब ये ऊपर की सिस्टम के लिए
क्या होगा, ये 4mg, बट ऊपर की सिस्टम थोड़ी नीचे गिरेगी, उसका एक्सेलरेशन 0 ही आएगा, ठीक है ना, तो कैलकुलेट न करता थे अपन सांगू शकतो, ठीक है। चलो उसी तरह से आपको अगर बोला गया है कि फॉर एग्जांपल एक सिस्टम थी जिसमें एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक है कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग है, और इसको रखा था हमने एक रिजिड सपोर्ट पे, ये क्या है, एक रिजिड सपोर्ट है, कळते का स्प्रिंग की सिचुएशन, इसका मास m, इसका मास भी m, या फिर m1 है m2 ले लो, स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और आपको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, इसको पकड़ के सडनली यहां से खींच लेंगे, तो जब हमने ये सपोर्ट निकाल लिया उस इंस्टेंट पे ये ए वाले ब्लॉक का एंड बी वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, सडनली एकदम जोरात ओढलं, नाही ऊपर कोई सपोर्ट नाही, मग ऊपर राहील का ब्लॉक एम वर राहू शकतो का वर, अरे स्प्रिंग आहे ना बेटा मध्ये, स्प्रिंग कुठे दे, स्प्रिंग सपोर्ट करायला असेल त्याला, काय करताय, स्ट्रिंग असती तर नाही राहणार, स्प्रिंग असल्यावर राहील ना, नाही कळत स्प्रिंग घेऊन ये घरच्या 2-4, तो पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल केस में पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब क्या हो रहा है नॉर्मल केस में, देखो सबसे पहले m2 के लिए फोर्सेज चाहिए, बोलो पहला फोर्स m2g कहाँ पे एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको छोड़ के और कौन रहेगा, अपवर्ड में कौन, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये सरफेस क्या करेगा इस डायरेक्शन में, यहां पे लेता हूं n प्रोवाइड करेगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, इसके साथ क्या रहेगा स्प्रिंग फोर्स, वो k से मालूम है बट उसकी डायरेक्शन कहां पे होगी, नाही मला काय म्हणायचं, ती मला आन्सर सांगते ना, तुम्ही का क्रॉस करताय तिला, आपलं काय कोर्ट आहे का, है ना, ती आर्ग्युमेंट करते तुम्ही क्रॉस आर्ग्युमेंट करते, ती सांगू द्या ना, काय ते कन्सेप्च्युअल आन्सर सांगते, सांग बेटा, केएक्स अपवर्ड ऍक्ट होईल, व्हेरी गुड, बर केएक्स अपवर्ड, हे सोडून अजून कोणाचं काही ओपिनियन m2 च्या बाबतीत होतं ना, आता मी लिहून टाकलं म्हणून लगेच डळमळीत झाले, हे की नाही, केएक्स डाउनवर्ड ऍक्ट होईल, किती लोकांना वाटतं असं, तो केएक्स डाउनवर्ड ऍक्ट होगा, ये सेकंड सिच्युएशन, ये फर्स्ट सिच्युएशन, हे डिसाइड कसं केलं तुम्ही अवनी, त्याच्या अपोजिट म्हणजे कोणाच्या अपोजिट, सांग संस्कृती, कुठं असेल केएक्स, का बरं, गुड मॉर्निंग, काय बोलते तुझे डोक्यात विचारते, बोलत नहीं तू, ये बघ कंडीशन क्या है, स्प्रिंग फोर्स का रिस्टोरिंग फोर्स का रिलेशन क्या है, अगर हम स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेंगे तो वो एक्सपांड करता है, बरोबर है, इथं हे तर कळतंय, दो ब्लॉक स्प्रिंग को दबा रहे, मतलब क्या कर रहे, दाबणार आहेत, म्हणजे काय करणार आहेत, कॉम्प्रेस करणार आहेत, क्लियर है, तो स्प्रिंग को क्या करना है, स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करके खुद को एक्सपांड करना है, एक्सपांड करना है मतलब दोनों भी ब्लॉक को आगे लेके जाना पड़ेगा, इसलिए नीचे के ब्लॉक के लिए डाउनवर्ड, निकिता, हो तर मग सरफेसवर जरी असला स्प्रिंग फोर्स तर अप्लाय करेल ना, सरफेस म्हणून सोडून थोडी देईल, ये स्प्रिंग है और हम इसको क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके कॉम्प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक के ऊपर इधर जाएगा केएक्स, सरफेस के ऊपर इकडे जाईल का, इधर आएगा केएक्स, कळलं ना, सेम सिचुएशन है, तो यहाँ पे ये m2 के लिए एक्ट होने वाले फोर्सेस क्लियर है सबको, अजून कुठला फोर्स राहिलाय का, व्यवस्थित बघून घ्या, नहीं m2 चा हो गए, अभी m1 के लिए बोलो, m1g, इथं कोणतं नॉर्मल आहे, इथं नॉर्मल आहे का, कोण म्हटलं नॉर्मल, प्रिया म्हटली का, मग ठीक है, अब ये केएक्स कहाँ पे एक्ट होगा, वर्टिकली अपवर्ड, तो ये केएक्स यहाँ पे आ गया, क्लियर, अभी इसके ऊपर से इक्वेशन बनाने, देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम में जब तक सपोर्ट है,
यानी यहाँ पे m1g kx अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो kx कितना बनेगा, यहाँ पे kx एंड m2g सेम डायरेक्शन में, मतलब क्या होगा kx प्लस m2g इक्वल्स टू n है। क्लियर? ये कब की केस आहे, जब सिस्टीम इक्विलिब्रियम में तब। आता आपण याला पकडून पटकन ओढून काढणार आहे। इसको निकालने से, इसको सपोर्ट को निकालने के बाद इंस्टेंटली नंतर काय होईल अर्ध्या तासाने ते नाही, जिस इंस्टेंट पे निकाल लिया था उस इंस्टेंट पे एक्ट होने वाले फोर्सेस चेंज होंगे क्या? वेरी गुड। क्या होगा? सिर्फ नॉर्मल वैनिश हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन रहेगी नहीं। इसका मतलब जब हम सपोर्ट को निकाल रहे हैं तो सेकंड ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, kx प्लस m2g इज इक्वल्स टू m2a। काली रही इक्वेशन क्योंकि ये a इतने एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा इसको निकालने के बाद, तो m2g भी डाउनवर्ड, kx भी डाउनवर्ड, इसलिए दोनों भी प्लस है, इक्वल टू m2a। अभी फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर एक्ट होने वाला कोई फोर्स चेंज हो रहा है क्या? नक्की। तो उसके लिए इक्वेशन क्या रहेगा, kx प्लस m1g इज इक्वल्स टू m1a। फोर्सेस बदललाच नहीं, ठीक है, बट यहाँ पे kx कितना है, m1g है। kx कितना है, m1g। तो यहाँ पे kx अगर m1g पुट करेंगे तो क्या होगा, m1 प्लस m2 इंटू जी इज इक्वल्स टू m1a। और माइनस है ना, म्हणजे काय होईल, 0। तो एक्सेलरेशन फॉर ब्लॉक ए कितना हो गया, 0। दोनों एग्जांपल वरून आपल्याला लक्षात येते कि जिस इंस्टेंट पे हम कोई चेंज कर रहे हैं, स्ट्रिंग को कट कर रहे हैं, सपोर्ट को निकाल रहे हैं, जिसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस चेंज नहीं होते उसका एक्सेलरेशन 0 ही होता है, ठीक है। लेकिन जिसके फोर्सेस चेंज होंगे उसका एक्सेलरेशन चेंज होता है। तो अभी बी के लिए क्या होगा, देखो यही इक्वेशन एप्लीकेबल है, बट kx रिप्लेस बाय, तो ये क्या बनेगा, m1g प्लस इक्वल्स टू, तो जी कॉमन लेंगे तो a बनेगा, ये किसके लिए होगा, फॉर ब्लॉक बी। नाही खाली पडेल ना, खाली पडताना एक्सेलरेशन किती राहील, हे बघ याचा फोर्स बदलला म्हणून लगेच एक्सेलरेशन मध्ये सेट होईल, पण ही स्प्रिंग ट्रान्सफर करता करता इथपर्यंत जाता थोडा वेळ लागेल। नाही वरच्या वरच नाही राहील, नंतर मोशन होईल, त्या इन्स्टंटला मोशन मध्ये नाही येणार। आपल्या क्वेश्चन मध्ये म्हटले असते की ॲट दॅट इन्स्टंट, अँड उसके बाद में अगर अर्ध्या तासाने विचारायचे तर सांगेल अर्ध्या तासाने, मग आपण 30 मिनिट घेणार टी, मग एस इक्वल टू चेंजेस करून आपण काढू शकतो। क्लियर? चलो, तो अभी एनएलएम से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पार्ट था, जिसमें हमने पहले क्या देखा था, लीनियर मोमेंटम, उसके बाद में एक्चुअल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद में मास एंड टाइप्स ऑफ मोशन, उसके बाद में इनर्शिया की कंसेप्ट एंड उसके टाइप्स, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज थ्रस्ट एंड उसके एप्लीकेशन। उसके बाद में हमने एक्चुअल में एफबीडी का डिस्कशन किया था। एफबीडी में पहला फोर्स आता है वेट, दूसरा कांटेक्ट आ गया तो वहां पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, उसके बाद में स्प्रिंग आ गई तो स्प्रिंग वाला टेंशन, इसके बाद में स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स यानी आर एफ के इंटू एक्स। इतने पॉइंट हमने एनएलएम के देखे, ठीक है। हे सोडून काही बघितले का आपण, एंड इससे रिलेटेड नियर अबाउट 77 क्वेश्चन सॉल्व है, एंड उसके साथ 4 का 5 कन्सेप्ट एप्लीकेशन अनसॉल्व आहे। हे जर तुम्ही पर डे वर्क कंप्लीट करत आले असले तर आपण एनएलएम कधी स्टार्ट केला आहे, मागच्या मंडेला। आज कुठला डे आहे, व्हेरी गुड, गुरुवार, म्हणजे नियर अबाउट किती दिवस झाले, 80 क्वेश्चंस है, 10 डेज हो गए, 11वां आजचा आहे, बरोबर। तो पर डे अगर 8 क्वेश्चंस भी ध्यान लगा के अगर प्रैक्टिस की होती है तो अब तक का पार्ट एकदम 100% परफेक्ट हो जाता। कळालं ना? तर हे करावं लागेल बेटा, हे नाही केलं तर नाही होणार आहे। फिजिक्स अवघडच आहे, मी सोपं आहे असं कधी म्हटलोच नाही, म्हणणार पण नाही, नाहीच तर म्हणून काही फायदा नाही, बट अवघड आहे म्हणून याला सोडून ऑप्शन नाही आपल्याकडे। बट एक पर्टिक्युलर प्लॅनिंग नाही गेले तर तुमचं प्रिपेअर पण होईल आणि तुम्हाला एग्जाम मध्ये जा आउटपुट पण दिसेल, ठीक है। अभी और एक पार्ट मंडे के बाद में, मंडे ऑनवर्ड्स जो है हमारा 1 to 3 यानी 4 to 5 दो प्रैक्टिस सेशन शुरू है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो लोगों को
टॉपिक कन्सेप्ट मतलब लेक्चर में क्लिअर हो रहा आहे त्यांना 1 ते 3 आणि 4 ते 5 मध्ये काहीच वर्क नाही आहे. म्हणून आपण फ्रॉम मंडे काय करतोय, परत अजून एक्स्ट्रा पब्लिकेशनचे आपल्याकडे MCQ आलेले आहेत. त्यामुळे 1 to 3 मध्ये ज्यांना प्रैक्टिस सेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रैक्टिस सेशन की रिक्वायरमेंट कोणाला नहीं है, जिनका मॉड्यूल अच्छे से सब सॉल्व करके क्लियर हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको 1 to 3 में वही नोट्स आप प्रोवाइड करके साइमल्टेनियसली वो क्वेश्चन सॉल्व करके लेने वाले. अगेन 4 to 5 में जो टॉपिक चल रहा है वही सिचुएशन, जो प्रैक्टिस सेशन में जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है उनका हो गया है, टॉपिक तो सेम रहेगा बट क्वेश्चंस अलग से मिलेंगे. ठीक है ना. फक्त क्वेश्चनची कंडिशन आहे, जे इथं बसतील त्यांनाच ते क्वेश्चन्स मिळतील, घरी जाऊन भेटणार नाही क्वेश्चन्स. नाही, घरी जाऊन मग तुमचं तुम्ही घेऊन टाका, मार्केटमध्ये 10-15 बुकची नावं देतो मी, ते परचेस करून टाका. आपलं मटेरियल इथं घ्यायचं आणि इथंच ठेवून द्यायचं, मग निघून जायचं. कळालं. ते तुम्हाला नाही आहे, ते क्लासचं मटेरियल असणार. चल नेक्स्ट. अँड अजून एक पार्ट मंडे पासून काय होतंय, डायमेन्शन्स 1D 2D अँड अभी NLM ऍड हो रहा है. रोज आपण सगळे टॉपिक टेस्ट मध्ये इन्क्लूड करतोय, बट एक ॲनालिसिस मी तुम्हाला सांगितलं होतं, मला कोणाचंही मिळालेलं नाही आहे, कि पर डे 1 महीने एनालिसिस करायचं होतं की एवरी डे जो टेस्ट हो रही है कौन से टॉपिक के कौन से पॉइंट के क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं. म्हणजे आपले वीकनेस आपल्याला कळेल की रोज याच टॉपिकचे 4 क्वेश्चन चुकतात, रोज याच पॉइंटचे 2 क्वेश्चन्स रॉन्ग होतात. हे जर कळालं तर काय करतील, आपल्याला फक्त त्या पार्टवर फोकस करून त्यावरच वर्क करता येईल. कळालं ना. तर ते ॲनालिसिस तुम्ही सेंड केलं तर तुमच्या इम्प्रूव्हमेंटसाठी हेल्प होईल. कळालं ना. त्यामध्ये मी काही चेंज करू शकत नाही, कारण तुमची वीकनेस तुम्हाला माहिती आहे. सेकंड पार्ट मंडे से हम क्या कर रहे हैं कि जो रेगुलर की टेस्ट हो रही है उसमें अभी पूरे टॉपिक इंक्लूड नहीं करेंगे, जो पहले हो गए थे एक एक टॉपिक पे फोकस करेंगे. मतलब मंडे टू सैटरडे जो होगा नेक्स्ट वीक में, उसमें जो करंट डिस्कशन हुआ है, करंट डिस्कशन म्हणजे लास्ट 2 लेक्चर मतलब, जैसे कल के लेक्चर में हमने स्प्रिंग देखी थी, आज के लेक्चर में हम इंक्लाइन सरफेस देखेंगे. ये दोनों के क्वेश्चन प्लस डायमेंशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस के क्वेश्चन रहेंगे टिल सैटरडे. काय होईल, पर्टिक्युलर एका पॉइंटवर आपल्याला फोकस करतोय आपण, त्यामुळे पॉइंट पण परफेक्ट प्रिपेअर होईल, त्याचं प्रिपरेशन करायला पण सोपं आहे, आपल्या वीकनेस पण लक्षात येईल आणि स्कोर पण इंप्रूवमेंट होईल. देन नेक्स्ट मंडे टू सैटरडे जो टेस्ट होगी उसमें फिर से CD करंट डिस्कशन जो चल रहा है वो 2 दिन का डिस्कशन प्लस सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर वही पार्ट रहेगा. म्हणजे आपल्याला 8 दिवस फक्त सिग्निफिकेंट फिगर, इंस्ट्रूमेंटल एरर आणि आज जे सुरू आहे तेच करायचं. फिर नेक्स्ट वीक जो रहेगा मंडे टू सैटरडे उसमें सिर्फ एरर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर छोड़ के सिर्फ जो एरर बचता है, एरर प्लस करंट 2 दिन का डिस्कशन, इतना ही सिलेबस इंक्लूड रहेगा. तो उससे क्या होगा, अभी डायमेंशन एरर ऑलमोस्ट सबका तब तक हो जाएगा. जिनका नहीं हुआ है, कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मंडे तक आपके पास टाइम है, उसको प्रिपेयर करेंगे तो यू विल सी योर रिजल्ट्स इन फ्रॉम मंडे ऑल्सो इट्सएल्फ. ठीक है, मंडे से आपको रिजल्ट समझ में आएंगे. कड़ा लो. उसके बाद में फिर 1D शुरू करेंगे, तो 1D को भी हम ऐसे 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहले कंसेप्ट एप्लीकेशन 5 तक का सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन की मोशन, फिर मंडे टू सैटरडे रोज जो क्वेश्चन आएंगे उसी पार्ट के ऊपर आएंगे. नेक्स्ट डे में मोशन अंडर ग्रेविटी, तो पूरा मंडे टू सैटरडे सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी अँड करंट डिस्कशन. ठीक आहे, तर हे शेड्यूल आपण नेक्स्ट मंडे पासून फॉलो करणार. क्लिअर. त्याच्या अगोदर तुम्ही जर हे पॉईंट्स काढले तर ते पॉईंट मग ते तुम्हाला प्रिपेअर करायचे का आपण सोबत बसून प्रिपेअर करायचे हे आपण डिस्कस करून त्यावर वर्क करू शकतो. कळालं. पण हे जर मला माहीत असले तर, तुम्हाला माहिती आहे पण मी कोणाला सांगणारच नाही, मग काही नाही होणार. ठीक आहे. PCBची टेस्ट आहे, त्याला आपण 12 ते 3 आणि 3 ते 6 2 टायमिंग ठेवतोय. तुम्हाला जे टायमिंग्स मॅच होईल दोन्हीपैकी एक बॅच करा, कारण 12 पर्यंत असे मॉर्निंगला लेक्चर्स आहेत. सांगितलं मी, NCERT फर्स्ट टू टॉपिक, NCERT फर्स्ट टू टॉपिक, NCERT फर्स्ट टू टॉपिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायो ऑल्सो. तुमचे झाले नसतील बट यू आर रिपीटर. बरोबर आहे का नाही. असं म्हणायचं आपल्याला लिगली अधिकार नाही आहे टॉपिक झाले नाहीत म्हणून. ठीक आहे. टेस्ट काही कंपल्सरी नाही, दिली तर ठीक, नाही दिली तर काही प्रॉब्लेम नहीं. चलो हो गया. अभी नेक्स्ट पॉइंट हम शुरू कर रहे हैं. खूप जास्त सोपा पॉइंट आहे बघा, मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी. आता याच्यामध्ये बघा, अभी नेक्स्ट 3 जो टेस्ट होगी PCB की, हाँ, बिफोर जनवरी, ये सबको फ्री ऑफ कॉस्ट है. ठीक है. देन फ्रॉम जनवरी सेम PCB टेस्ट के नंबर बढ़ने वाले, एंड जो ये 3 टेस्ट में अपियर नहीं रहेंगे उनके लिए टेस्ट सीरीज के अलग से चार्जेस रहेंगे. कळालं ना. आणि ज्यांनी पहिल्या 3 दिलेल्या आहेत त्यांना फ्री आहे कंप्लीट 2 इयर्स. तुम्हाला स्कीमाच बघायच्या आहे ना, किती स्कीम असतात. जानेवारी पासून सगळ्या स्कीम दिसतील तुम्हाला. कळालं ना.
इतके दिवस काय होतं ना, सहकार आंदोलन होतं, आता असहकार आंदोलन कसं असतं कळेल तुम्हाला. ठीक आहे. देन उसके बाद जानेवारी ऑनवर्ड जो आहे टेस्ट सिरीज जी असते, बाकीच्यांसाठी जे चार्जेस असतील तेवढेच चार्जेस तुम्हाला पे करून टेस्ट द्यावं लागतील. आणि आपले टेस्ट सिरीजचे चार्जेस बाकीच्यांची जर 5000 असेल तर आपले 10,000 असतात. कळालं ना, कारण आपण मंथली 1 4 महिन्यात एक अशा टेस्ट अपन घेत नहीं. हमारे रेगुलर जो टेस्ट शुरू है वो तो रहेगी. पीसीबी की टेस्ट सीरीज अभी थोड़ा सा 15 डेज के बाद में जनवरी तक फिर वही वीकली रहेगी एवरी मंडे. कळालं ना. सेम एनसीईआरटी के सिक्वेन्स के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट करने वाले. ठीक आहे. आणि सगळ्यांनीच नाही दिली तर माझा खूप फायदा आहे. कळालं ना. क्वेश्चन्स इम्पोर्ट करणं आहे की नाही, कारण फिजिक्सचे तर आहेत आपल्याकडे, पण बायोकेमिस्ट्रीचे त्या टॉपिकवरचे ते क्वेश्चन्स ते मिळवायला खूप मेहनत घ्यावी लागते. ते माझा वर्क वाचेल, त्यामुळे ह्या 3 टेस्ट देऊच नका. कळालं ना. दिली तर चांगली गोष्ट आहे. ठीक आहे. मोशन ऑफ द बॉडी अलॉंग काय म्हणता बाळा, स्मूथ इनक्लाइन प्लेन. हो, 2 दिल्या तर 5% डिस्काउंट. देखो, मोशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग स्मूथ इनक्लाइन प्लेन. स्मूथ मतलब अशी अर्थ नहीं घ्यायची. स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन 0, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, फ्रिक्शन लेस होगा, वो बनेगा स्मूथ. इनक्लाइन मतलब हॉरिझॉन्टल नहीं होगा, इनक्लाइन होगा. मतलब कळतंय ना, चढ किंवा उतार असेल. कळालं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनक्लाइन प्लेन. आता या इनक्लाइन प्लेन रिलेटेड कॉन्सेप्ट स्टडी करण्यासाठी आपण आतापर्यंत जे रूल स्टडी केले होते तेच सगळे असणार आहे. मतलब अब तक जो बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कर रही थी, फिर वो मूव करते टाइम क्या होता था, एक तो हम फोर्स अप्लाई करके नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स उसको ट्रांसमिट करता था, नहीं तो स्प्रिंग में डेवलप होने वाला टेंशन उसको ट्रांसमिट करता था, नहीं तो स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो स्प्रिंग फोर्स वहां पे फोर्सेस को ट्रांसमिट करता था. सब केसेस सिमिलर रहेगी, फक्त मोशन कुठं होणार है, अलॉन्ग इनक्लाइन प्लेन. तो अलॉन्ग इनक्लाइन प्लेन बॉडी जब भी मोशन परफॉर्म करती है तो उसमें हमें एक थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है. जैसे की इन्क्लिनेशन का एंगल थीटा आहे, मग हा एंगल इकडं थीटा असला काय किंवा इकडं थीटा असला काय, किंवा हाच मी असा उलटा फिरून इकडं ड्रॉ केला, काही फरक पडणार आहे. ठीक है. दोनों भी केस में कौन है, इनक्लाइन प्लेन है. तो इंक्लाइन प्लेन पे हम एज्यूम करेंगे कोई भी बॉडी हम यहां पे रख दे रहे हैं जिसका मास है m. तो बेसिकली क्या होगा, बाकी टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्प्रिंग, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो हमने अब तक पढ़ा था वो सिमिलर ही रहेगा. बट यहाँ पे एक्स्ट्रा की कंसेप्ट क्या ऐड होगी, देखो सबसे पहले इसका वेट आएगा. कितना होता है वेट, mg, विच विल ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इसका भी डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका भी डाउनवर्ड डायरेक्शन. म्हणजे ब्लॉक असा दिला तसा दिला काही फरक पडत नाही, दोन्ही एकच आहेत. नाहीतर मी असं रेफरन्स घेऊन शिकवायचो, एखाद्या क्वेश्चन मध्ये असं दिसलं की मग परत घोळ व्हायचा. त्यामुळे दोन्ही आपण सायमल्टेनियसली ड्रॉ करू. ठीक है. mg की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, वो कहाँ पे एक्ट हो रहा है, वेरी गुड. ठीक है. अब उसके बाद में हमें नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ड्रॉ करना है. और याच्यावर आपण 100 वेळा रिपीटेशन घेतले की नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस होता है, वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं होता है. मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यानी n विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन. इसका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में एक्ट होगा. कळतंय का बघा, दोन्ही गोष्टी. वेट आ गया mg डाउनवर्ड, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस. क्लियर है. अभी क्या होता है कि हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक एडजस्टमेंट करते हैं. तुम्ही ऐकून लगेच सोडून द्या, त्यावर विचार करू नका जास्त. वहां पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा x एंड y एक्सिस है ये एक पैरेलल टू द प्लेन x एक्सिस लेते हैं एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन y एक्सिस लेते हैं, जिसका यूज करके मोशन का सिंप्लिफिकेशन इजी जाता है. ठीक है. बट हे फक्त झालं, याला इथं सोडून द्यायचं, प्रत्येक वेळी ड्रॉ नाही करायचं. याचा अर्थ काय होईल, इसके बाद में जो हम कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, एक तो पैरेलल टू द सरफेस यानी अलोंग एक्स एक्सिस लेना है, नहीं तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस यानी अलोंग वाय एक्सिस लेना है. कळलं ना. आता एक्स एंड वाय एक्सिस बदललेत आपल्याला. एक्स एक्सिस कुठं आहे, पैरेलल टू द सरफेस, वाय एक्सिस कहाँ पे है, नॉर्मल टू द गिवन सरफेस. अब इसके बाद क्या होगा, देखो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ सरफेस अगर थीटा के साथ इंक्लाइन हो रहा है तो ये वर्टिकल के साथ भी थीटा के साथ ही इंक्लाइन होगा. म्हणजे हा एक्स एक्सिस आहे ना, आपण जर थीटानी चेंज केला तर जो वाय एक्सिस पहले वर्टिकल होता तो पण थीटानीच बेंड होता है. इसलिए ये एंगल हमेशा से कौन रहेगा, थीटा रहेगा. अगर ये थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल भी कौन रहेगा, थीटा ही रहेगा. अगर रिक्वायरमेंट तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है. मैंने अभी रिपीट किया था कि इसके बाद में अगर इंक्लाइन प्लेन दिख गया तो हमारे लिए एक्स एक्सिस कौन है, पैरेलल टू द सरफेस, वाई एक्सिस कौन है, नॉर्मल टू द सरफेस. तो हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे जो एक्स के अलोंग या फिर वाई के अलोंग एक्ट नहीं होते हैं. तो यहाँ पे कौन एक्ट नहीं हो रहा है,
एम जी एक्ट नहीं हो रहा है तो हमें एम जी के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे. कंपोनेंट लेते टाइम थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट, रिमेनिंग कंपोनेंट, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट एक्ट होगा वो बनेगा एम जी कॉस ऑफ थीटा एंड पैरेलल टू द सरफेस मतलब अलोंग वाई एक्सिस आएगा वो कौन बनेगा एम जी साइन ऑफ थीटा. बस एवढा डिफरेंस है. ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा सेम सिचुएशन, ये नॉर्मल के अलोंग जो जाएगा एंड एक सरफेस के अलोंग आएगा. ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट कौन होगा एम जी कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे कौन होगा एम जी साइन ऑफ थीटा. संपलं. एवढं जर क्लिअर झालं इनक्लाइन प्लेन पे आपको प्रॉब्लेम नहीं आएगा. ठीक है, ड्रॉ करो इसको एक बार. हर केसमध्ये म्हणजे डिपेंड करत थीटा कोणता दिला आहे, नाही तर त्यांनी क्वेश्चनमध्ये थीटा द्यायचा हा, मग आपण एम जी कॉस थीटा घेऊ शकतो का, आपल्याला पहिले हा थीटा काढावा लागेल. चलो, अब इस डायग्राम में हर बार यहाँ पे क्या होगा, जो भी नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा मतलब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा मतलब यन होगा, उसको बैलेंस कौन करेगा, हर बार एम जी कॉस थीटा करेगा. ठीक है, मतलब कि हर बार इंक्लाइन प्लेन आ गया, एफबीडी ड्रॉ करने से पहले हमें समझ में आएगा कि एन इक्वल्स टू कौन है एम जी कॉस ऑफ थीटा है. कौन है एन इक्वल्स टू एम जी कॉस ऑफ थीटा है. अब इस पर्टिकुलर केस में अगर ब्लॉक स्मूथ है, सरफेस भी स्मूथ है, और उस केस में यहाँ पे हमने ब्लॉक को छोड़ दिया, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा या मोशन परफॉर्म करेगा, मोशन परफॉर्म करेगा. का बरं, आपण तर फोर्स अप्लाय करत नाहीये, इनक्लाइन सरफेस मुळे कुठं ब्लॉक मूव होतो का, काही पण. एक्सलेंट, वेरी गुड. यहाँ पे जो एम जी साइन थीटा एक्ट हो रहा है ये फोर्स है. क्यों फोर्स है, क्योंकि वो वेट का कंपोनेंट है, बट इसको बैलेंस तो कोई कर ही नहीं रहा है, मतलब अनबैलेंस. कुठे दिसला तुला एन साइन थीटा, कुठे दिसला, दिसला कुठे एन साइन थीटा, नहीं दिसला ना, मग बघू पण नको त्याला, जे दिसतंय त्यावर फोकस करा. तो ये एम जी साइन थीटा को बैलेंस करने वाला कोई है नहीं, मतलब कौन एक्ट हो रहा है अनबैलेंस्ड फोर्स. एंड जब भी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होगा इट विल परफॉर्म मोशन, फक्त मोशन नहीं, कुठली मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है, तो इस एक्सेलरेटेड मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल यानी ड्राइविंग फोर्स कौन रहेगा एम जी साइन थीटा. कौन रहेगा एम जी साइन थीटा. मतलब कि हम दोनों डायग्राम के लिए कंबाइन इक्वेशन लिख सकते हैं, एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए. कळतंय का बघा कुठून आलं हे, सिस्टम इस डायरेक्शन में ट्रैवल करी ना करी ना का वरती जाईल ब्लॉक, इधर ही जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा ब्लॉक डाउनवर्ड ही आएगा, मतलब एम जी साइन थीटा एंड ए सेम डायरेक्शन में, इसलिए क्या बना एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए. इसका मतलब एम एम कैंसिल होके ए बनेगा g इंटू साइन ऑफ थीटा, ए इक्वल्स टू जी इंटू साइन ऑफ थीटा. मतलब इंक्लाइन सरफेस आ गया, तो वहां पे जो एक्सेलरेशन हम g लेते थे नॉर्मल केस में फ्री फॉल के लिए या फिर बॉडी के मोशन के लिए, अगर बॉडी इंक्लाइन सरफेस पे ट्रॅव्हल कर रही है तो g रिप्लेस बाय होगा जी साइन थीटा. हे फक्त इंक्लाइन सरफेसवरच नाही, रिमेनिंग सिलेबस मध्ये कुठं पण ही सिच्युएशन आली हर बार ही ऍप्लिकेबल रहेगा. ठीक है, जी रिप्लेस बाय होगा जी साइन थीटा इंक्लाइन सरफेस है. क्लियर. Write down next reading, next point is star mark. Velocity of the body at the bottom of wedge, WEDG, wedge मतलब वही inclined surface, at the bottom of inclined surface when it is released on smooth surface. मतलब एक ब्लॉक था
क्वेश्चन में ऐसे बोला है, ये इंक्लाइन सरफेस है, यहां से इसको हमने क्या किया, रिलीज किया, मतलब छोड़ दिया। रिलीज करने से पहले हमें मालूम है कि mg एक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में कौन जाएगा, mg cos ऑफ थीटा। इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल एक्ट होगा एंड ड्राइविंग फोर्स कौन रहेगा, mg sin ऑफ थीटा। तो ये ब्लॉक यहाँ से हमने रिलीज किया था, छोड़ दिया था, मतलब u। तो यहाँ पे जब बॉटम में आएगा तब v कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम सेम डिस्कशन हमने पहले किया है, g sin थीटा का v। बस तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो v हमें कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे हमने पहले ही देखा था कि a विल बी रिप्लेस्ड बाय क्या रहेगा, g इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम से रिलेटेड डेटा नहीं दिया है, ये कितनी डिस्टेंस से आ रहा है वो डेटा दिया है। टाइम कैलकुलेट करावं लागतं आपल्याला दिलेलं नसतं, ठीक है। एंड उसके बाद में आपको हाइट देंगे कि ये वेज की हाइट कितनी है। तो उस केस में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे v का स्क्वायर, u तो जीरो है छोड़ दो, क्या बनेगा 2 इंटू ए, बट a मतलब कौन है, इंटू, तो v इक्वल्स टू कितना हो गया, इतनी वेलोसिटी से ब्लॉक क्या होगा, बॉटम पे आएगा। ठीक है, बट फ्रॉम डायग्राम हम साइन थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं बाय अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब h बाय, तो यहाँ पे h बाय एस पुट किया तो क्या होगा, यस यस कैंसिल होके रूट ऑफ 2gh, यही फ्री फॉल की वेलोसिटी थी। मतलब वेलोसिटी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो, बस वहाँ पे इंक्लिनेशन सेम चाहिए, फिर वो डायरेक्ट आ रही है या सरफेस पे घसरते घसरती हुए आ रही है। ठीक है, दोनों केस में क्या होगा, वेलोसिटी सेम रहेगी। बट ये कब एप्लीकेबल है, स्मूथ सरफेस होगा तो। अभी सेम केस में कैलकुलेट करना है कि ब्लॉक को नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द बॉटम। हाँ, डिस्टन्स आहे ना आपल्याकडे, म्हणजे काय करणार आपण, यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। यस मतलब यसच है, यू तो जीरो था, बस यहाँ पे क्या होगा 1/2 इंटू ए रिप्लेस बाय जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर आएगा। तो टी इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ऑफ 2s अपॉन जी साइन थीटा। कितना है, टी इक्वल्स टू रूट ऑफ 2s अपॉन जी साइन ऑफ थीटा। एंड अगर फिर से साइन थीटा अगर h बाय एस पुट करेंगे तो क्या होगा, एस का स्क्वायर होगा, वो बाहर आएगा। ठीक है, उसके लिए उससे अच्छा ही इसको अलग कर देंगे, या फिर इसमें और एक केस हम कर सकते हैं। ठीक है, यस को अगर रिप्लेस करना है तो क्या होगा, यस की रिप्लेसमेंट यहाँ पे एस की रिप्लेसमेंट कर दी बाय एच बाय साइन थीटा, तो क्या होगा 2 इंटू एच बाय साइन थीटा, एंड पहले का कौन है, जी इंटू साइन ऑफ थीटा, तो ये क्या बनेगा, टी इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू रूट ऑफ 2h बाय जी। असं का केलं आपण, कारण रूट ऑफ 2h बाय जी आपल्याला माहिती है काय होतं, जब बॉडी को फ्रीली छोड़ देंगे तो उसको ग्राउंड पे आने के लिए जो टाइम लगता है वो था रूट ऑफ 2h बाय जी। तो वही अगर इंक्लाइन सरफेस है तो क्या करना पड़ेगा, बस आने वाले टाइम को साइन थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे स्मॉल टी इक्वल्स टू क्या होगा, टी बाय साइन थीटा, वेयर टी का मतलब टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम सेम हाइट। कळालं, फक्त इन्क्लाइन सरफेस नहीं होगा। क्लियर, बाकी खूप सोपं आहे। चलो अभी पटपट पटपट आंसर दो। आपको बोला है कि ऐसे इंक्लाइन सरफेस है, एंगल है 30 डिग्री, एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg, और इसको हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया है इस रिजिड सपोर्ट को। तो अगर ये स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब स्ट्रिंग इसको नीचे गिरने नहीं देगी। तो आपको कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। हो, एक्सेलरेशन 0, टी बॅलन्स करते म्हणजे ब्लॉक पडतोय का, नाही, मतलब ब्लॉक पडत नाही, तर डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 तो
वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। अब टेंशन चाहिए, भक्ति भक्ति नहीं भारती, टेंशन चाहिए बेटा। टेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, और टेंशन लेना पड़ेगा, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्या होगी फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पे कौन है, एम जी नहीं, एम जी साइन थीटा, एंड इधर कौन है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स इक्वल टू जीरो, हाई एक्स आता हटो देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, t माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी t इक्वल्स टू कौन हो गया, एम जी साइन थीटा म्हणजे 50 का 50 न्यूटन, कसं आलं 50, एम 10 जी 10 10 इंटू 10 इंटू साइन 30 1/2 आहे, 1/2 इंटू 100 50, तो टेंशन बन गया 50 न्यूटन, ठीक आहे। फक्त प्रोसेस मध्ये काय चेंज होतोय, आतापर्यंत आपण डायरेक्ट एम जी घ्यायचो, एम जी विल बी रिप्लेस बाय एम जी साइन थीटा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। नेक्स्ट सेम कंडीशन है, बट यहाँ पे हमने क्या किया, एक पुली को बिठा दिया और यही स्ट्रिंग पुली से कनेक्ट कर दी, और यहाँ पे हमने एक ब्लॉक लिया है जो 10 kg का है। इफ सरफेसेस आर स्मूथ देन कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। पहले बात आपको डिसाइड करना पड़ेगा सिस्टम मूव होगी क्या, इकडे पण 10 आहे इकडे पण 10 आहे, सिस्टम मूव होईल का, असं वाटतं आपल्याला नाही होणार म्हणून, बट होईल बघा कसं, कारण जी जो है ना जी, इसके लिए अक्खा जी मिलेगा 10, बट इसको आधा जी मिलेगा, ठीक है ना, जी साइन थीटा मतलब जी बाय 10, जी बाय 2 75, गुड। पवन काय म्हटलं बरं, पलीकडे जाईल, पलीकडे नाही खाली येईल। देखो यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा ब्लॉक अपनी तरफ सिस्टम को खींचेगा, मतलब नेट फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा। देखो इस तरफ कौन लेके जाने वाला था, एम जी साइन ऑफ थीटा, जो कितना आता है 50, एंड इधर कौन लेके आएगा 100 न्यूटन। सरफेस अगर स्मूथ है, अगर आगे हम जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया जाएगा, फिर हम फ्रिक्शनल फोर्स लेंगे, तो ब्लॉक अगर इधर आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे खींचेगा, ब्लॉक अगर नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर जाएगा, वो बाद में आता। इथं काय म्हटलंय स्मूथ, इसका मतलब ये 100 है ये 50 है, नेट फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, इस ब्लॉक के लिए डाउनवर्ड, इस ब्लॉक के लिए इस इधर। और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें हर बार क्या करना है, नेट पुलिंग फोर्स, ओढणारा फोर्स सिस्टमला डिवाइडेड बाय नेट मास। अब देखो पुलिंग फोर्स कौन है, ये 100 न्यूटन है, लेकिन ये उसके अपोजिट एक्ट हो रहा है, मतलब उसके एफर्ट्स को कम कर रहा है, इसलिए माइनस लेना पड़ेगा, तो 100 माइनस 50 डिवाइड बाय नेट मास कितना है 20, तो कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब क्या चाहिए, और टेंशन, टेंशन के लिए यहाँ पे बीडी ड्रॉ करेंगे, तो नीचे कौन एक्ट होगा एंड ऊपर कौन है, सिस्टम जा रही है डाउनवर्ड, तो ये बनेगा 100 माइनस टी इक्वल्स टू एम ए, यानी टी इक्वल्स टू 100 माइनस एम ए, यानी ये बनेगा 75 न्यूटन। का बरं, इसका मास 10 है, एक्सेलरेशन 2.5 है, 2.5 इंटू 10 25, 100 माइनस 25 75। सेम टेंशन यहाँ पे भी कैलकुलेट करो, येणार आहे सेम पण कैलकुलेट करा, क्या होगा, इधर जाएगा t, इधर कौन आ रहा है एम जी मतलब 50, एंड सिस्टम जा रही है यहाँ पे, तो इक्वेशन होगा t माइनस 50 इक्वल्स टू एम ए, यानी t इक्वल्स टू बनेगा 50 प्लस एम ए कितना है फिर से 25 प्लस 50 मतलब 75 न्यूटन। इकडून काढा नहीं तिकडून काढा, टेंशन विल बी सेम। कब तक सेम है, जब तक स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग बदल गई तो टेंशन बदल जाएगा। कळतंय हे, किती लोकांना काहीच कळत नाहीये, कळतंय थोडं थोडं पण वेळ लागतोय। कोण कोण हात वर करा, बर वेळ पण लागतोय आणि एकही आन्सर करेक्ट येत नाही, येत आहे आन्सर पण सगळे चुकीचे येतात, असं कोणीच नाही आहे। बरं ज्यांना वेळ लागतोय खूप चांगली गोष्ट आहे बेटा, प्रॉपर टाइम द्या, कळालं ना, आता लिहून घ्या, नंतर लेक्चर झाले की प्रॉपर टाइम द्या, हे क्वेश्चन्स आजच प्रिपेअर झाले पाहिजे, कारण उद्याच्या लेक्चरमध्ये मी पुली सुरू करेन, जसं कळालं ना, एक दिवसात आपण एकच कन्सेप्ट घेतोय, त्या कन्सेप्टवर क्लासमध्ये 10-12, मॉड्यूलमध्ये 10-12, तेवढेच क्वेश्चन व्यवस्थित प्रिपेअर करायचे। नेक्स्ट, एक तर मीटिंग जॉईन करून पटपट स्क्रीनशॉट घेत चला, नाही तर लवकर लवकर छापून घेत चला, कारण नंतर क्वेश्चन असले पाहिजे तुमच्याकडे। पवन सारखा येऊ नका, सर तो क्वेश्चन कळाला नाही जो तुम्ही क्लासमध्ये 4 नंबरला सोडवला होता,
मग तो कुठं ना त्याच्याकडे पण ना माझ्याकडे पण. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको इंक्लाइन सरफेस दिया है और यहाँ पे बोला है 1 2 4 6 8 10, ऐसे कितने ब्लॉक्स है? 6 ब्लॉक्स है. दे आर कनेक्टेड. इथं पुली है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, एंड ईच ऑफ मास 10 kg. वेरी गुड. इंक्लिनेशन है 30 डिग्री. तो आपको कैलकुलेट करना है T1, कैलकुलेट करना है T2, कैलकुलेट करना है T3, कैलकुलेट करना है T4, कैलकुलेट करना है T5 एंड इनसे पहले कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. दो क्वेश्चन है, फक्त दोनच सोडवायचे. एक एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम अँड टेन्शन इन ईच स्ट्रिंग. हो, सगळ्यांचं 10 10 10 10 10. चला, प्रत्येक जण सॉल्व करा. टाइम लागला तरी चालेल, रॉंग आलं तरी चालेल, पण आन्सर आलं पाहिजे. बोला. 15/6. गुड.
तुझे कितने नहीं चलो पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास नाही, नेट मास लेना पडेगा, ठीक आहे। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास। आता आपण आज एवढं स्टडी केलंय की अगर बॉडी इंक्लाइन सरफेस पे मूव होती है, इफ बॉडी इज मूविंग अलोंग इंक्लाइन सरफेस, तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स mg नहीं होता है, कौन होता है, mg साइन थीटा होता है। मतलब ये ब्लॉक का mg साइन थीटा, ये ब्लॉक का mg साइन थीटा, ये ब्लॉक का mg साइन थीटा, तीनों के फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, m प्लस यम इंटू जी साइन थीटा, क्योंकि जी साइन थीटा सब में कॉमन है। अब तीनों के मासेस सेम है, इसका मतलब ये बनेंगे 3 इंटू 10 इंटू जी मतलब कितना है 10, साइन 30 मतलब 1/2, 10 इंटू 10 100 इंटू 3 300 का हाफ, म्हणजे सिस्टम को इधर खींचने वाला फोर्स है 150 एंड इधर भी सेम होगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 मतलब डाउनवर्ड कौन एक्ट होगा। तो पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा 300 बड़ा या 150 बड़ा है। वेरी गुड। तो सिस्टम किसके डायरेक्शन में जाती है, नेट एक्सेलरेशन की, सॉरी नेट फोर्स के। नेट फोर्स मतलब जो ज्यादा होगा, कौन ज्यादा है 300, मतलब सिस्टम यहाँ पे अपवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड। हे बघ, इनक्लाइन सरफेस पे फोर्स कितना होता है एम जी साइन थीटा, मग इसका एम जी साइन थीटा लेंगे कितना आएगा 50, इसका एम जी साइन थीटा लेंगे कितना आएगा, इसका भी एम जी साइन थीटा कितना आएगा, तीनों एक ही डायरेक्शन में, तो हमने बस उनको ऐड कर दिया, फिर 150। अभी एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, नेट पुलिंग फोर्स कितना है, नेट पुलिंग फोर्स 300 माइनस 150 अपॉन नेट मास कितना है 60, तो कितना आ रहा है ये, व्हेरी गुड, मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर। इथपर्यंत कोणाकोणाचं रॉंग झालं, सगळ्यांचं करेक्ट आहे, किती लोकांचं करेक्ट आलं, मशीन घरी राहिलं का कानाचं, करेक्ट आहे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन करेक्ट है नहीं, एक्सेलरेशन करेक्ट है क्या, 2.5, ठीक है। अभी देखो ये एफबीडी ड्रॉ करेंगे, वन बाय वन टेंशन कैलकुलेट करना है, तो ये पहले इस ब्लॉक के लिए क्या होगा, कौन है नीचे कौन, 100 का 300, फक्त 100 कळालं ना, इसका खुद का वेट होगा 100, ऊपर कौन है T1, सिस्टम जा रही है डाउनवर्ड, ये कळता है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे 300 सॉरी 100 एंड ए सेम डायरेक्शन में, तो ये बनेगा 100 माइनस T1 इक्वल्स टू m1a, तो T1 चाहिए, T1 कितना बनेगा 100 माइनस m1a, तो कितना होगा m1 7 नहीं ना, m1 10, a 2.5, 10 2.5 25, 100 माइनस 25, हे किती लोकांचं करेक्ट आहे, किती लोकांचं सोडवलं पण रॉंग आलं, किती लोकांना सोडवताच नाही आलं, सोडवलं पण रॉंग, सोडवतच नाही आलं तुला, काय सॉल्व नाही कर, ठीक है सोमेश तुला सोडवता नहीं आले, देखो फिर से इसको फिर से करेंगे, जिनका रॉन्ग हुआ था अभी क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ये इकडे इकडे हे रॉंग झालं होतं ना, आता कळालं करेक्ट कसं आहे, वैष्णवी अनिकेत काय चुकलं, ॲडिशन की सबट्रॅक्शन, सबट्रॅक्शन, गुड व्हेरी गुड, ठीक आहे, फिजिक्समध्ये प्रॉब्लेम नाही, गोळ तिथंच आहे, ठीक आहे। किती लोकांना नहीं कळाले कसं सोडवायचं होतं, काहीच नहीं कळालं, सोमेश एक है, तो आज दिन भर के बैठ के नहीं समझा तो भी आज ही करेगा, ठीक है, कैप कुलदीप तुम्हारा टाइम है आज, चलो हो गया क्लियर। अभी सेम रिपीटेशन करना था ये रिमेनिंग ब्लॉक के लिए, ठीक है, हो जाएगा, तो डू इट एज ए होमवर्क, हाँ हो का नाही, असं नाही व्हायला पाहिजे, किती लोकांचं T4 वेगळं आलं, ठीक है, ओके ओके ठीक है, अपन वन बाय वन करो, T1 आ गया था, अभी T2 के लिए जाएंगे,
T2 के लिए क्या होगा, देखो नीचे कौन m2g, यहाँ पे टेंशन T1, ऊपर कौन है T2, सिस्टम जा रही नीचे मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे, क्लियर हो गया ये। अभी इक्वेशन बनाते टाइम जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, तो T1 प्लस m2g ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस ऑफ T2 इक्वल्स टू कौन है m2a। हमें कैलकुलेट किसको करना है, T2 को, उसको एक साइड में भेजेंगे तो T2 बनेगा T1 प्लस m2g माइनस m2a, करते हैं कब का। अभी क्या होगा, T1 कितना था 75, m1g कितना होगा 25 का 100 एंड m2a कितना होगा 25, कसं a 2.5 आहे, m2 10 आहे, 10 into 2.5 25, तो 100 प्लस 75 मायनस 25, T2 इक्वल्स टू 150 न्यूटन। किती लोकांनी सोडवलं पण होतं, करेक्ट पण आलं होतं, सोडवलं होतं बट आन्सर रॉंग आलं, काय मिस्टेक झाली कळते का, कुठं सबट्रॅक्शन कंडिशन कळालं ना, स्टार मार्क करा तिथं क्लिअर करा। आणि किती लोकांचं इन प्रोसेस होतं, आलंच असतं पण तुम्ही गडबड केली, ठीक है ते सॉल्व करा नंतर। अभी T2 हो गया, अभी T3 के लिए जाएंगे। T3 के लिए क्या होगा, सेम रिपीटेशन, अपवर्ड कौन है T3, नीचे कौन है T2, यहाँ पे कौन एक्ट होगा m3 इंटू जी, सिस्टम आ रही है डाउनवर्ड, पढ़ते का। अभी इक्वेशन अप्लाई करते टाइम क्या होगा, T2 प्लस m3g माइनस T3 इज इक्वल्स टू m3 इंटू ए, T3 अननोन है एक साइड में, तो T3 इज इक्वल्स टू होगा m3a T2 प्लस m3g माइनस m3 इंटू ए। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, T3 इक्वल्स टू क्या होगा T2, T2 कितना है 150 प्लस 100 माइनस 25, तो 100 प्लस 150 250 माइनस 25 मतलब हे पण बरोबर आहे सगळ्यांचं 2 to 5 न्यूटन। ज्यांचं नाही आहे एकदा फाइंड करा काय मिस्टेक झाली ती, लिहून घ्या पटपट, चला नाही तर स्क्रीनशॉट तरी काढा। अब ये T3 तक आ गए, अभी T4 निकालना है। T4 के लिए क्या लेना पड़ेगा, ये ब्लॉक लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ब्लॉक की सिचुएशन क्या है, देखो इधर कौन है T3, इधर कौन है, सिस्टम कहाँ पे जा रही है, अजून कहीं आएगा, वेरी गुड, m4g sin थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में T3 है, तो ये बनेगा T3 माइनस T4 माइनस m4g sin थीटा इक्वल्स टू m4a। निकिता अपोजिट आहे ना, प्लस कोण म्हटलं, ए आणि T3 एका डायरेक्शन मध्ये म्हणून T3 पॉझिटिव्ह, असंच म्हणतो मी का, गुड वेरी गुड। अभी T4 चाहिए, तो T4 को एक साइड में लेना है, क्या होगा T3 माइनस m4g साइन थीटा माइनस m4a। आता T3 किती आहे 225, m4g साइन थीटा 50 माइनस 25, तो T4 कितना है 225 माइनस 25 माइनस 50 म्हणजे 150, क्लियर। ये कोण आ गया T4। आता हा T5 आणि T4 परत आपल्याला उल्टा डायरेक्शन निकालायचे, ठीक है। अब T5 के लिए हम लास्ट वाला ब्लॉक लेंगे, उसकी सिचुएशन क्या है, देखो इधर कौन है म्हणजे 50, सिस्टम जा रही है, उसको खींचने वाला इधर कौन है T5 है फक्त, दूसरा कोई है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा T5 माइनस 50 इज इक्वल्स टू, ये भी T5 इक्वल्स टू 50 प्लस m कितना है 10, मतलब ये 25, कितना आ गया 75, ये भी क्लियर है। आता राहिला प्रश्न T4 चा, नाही नाही इकडनं रॉंग वेगळा येतोय म्हटलं, येईल का आता, काय झालं होतं, हो गए फिर T1 T2 T3 T4 एंड T5। नेक्स्ट करू रफ, एवढा मोठा क्वेश्चन एक्झाम मध्ये कधीच नाही येणार हा, पण हा सोडवल्यामुळे आता एक दोन ब्लॉक चिल्लर वाटायला लागतात आपल्याला। Find the acceleration of the system and tension in the string। हे ज्यांचे क्लिअर नाही झाले किंवा काही पण डाऊट आले असतील आज क्लिअर करून घ्या, पण माझ्या टाइम नुसार
कळालं ना? लगेच 12 नंतर सर आत्ताच डाऊट सांगा असं नका करू. कळालं ना? मी सांगेल तेव्हा. कोण म्हटलं किती वाजता यायचं? सपना तू का? तू कधी पण ये बेटा. म्हणजे 12 ते 12:30, त्याच्यानंतर परत 5 पासून संध्याकाळी 7 पर्यंत, 8 पर्यंत, 9 पर्यंत. हो गया? बरोबर आहे पवन? परत तेच कंसेप्ट बदलणारच नहीं है. अगर इंक्लाइन सरफेस होगा तो उसको खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? एम जी साइन थीटा. तो इधर का भी एम जी साइन थीटा, इधर का भी एम जी साइन थीटा. तो अभी हमें दोनों के एम जी साइन थीटा कैलकुलेट करने पड़ेंगे. कौन बड़ा है, फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिसाइड होगी. एम कितना है 20, जी कितना है 10, तो ये बनेगा 100 न्यूटन. इधर 80 इंटू 10 मतलब 800, 86 इंटू 800 म्हणजे 86 इंटू 8 किती येईल? 648 न्यूटन. कळतंय का बघा? हे ये कौन है? एम जी साइन थीटा. एम कितना है 80, जी कितना है 10, साइन 60 होता है √3/2. तो 10/2 किया तो क्या होगा? 80 इंटू 5 इंटू √3 मतलब 1.73. एंड इसको मल्टीप्लाई किया हे येईल. घरी जाऊन चेक करा. 648 आले. कोणाचं अजून नाही आहे? 688 सॉरी 688. हां √3/2 0.86 घेतलं. बरोबर हो बरोबर. मी तेच घेतलं होतं पण तुम्हाला सांगता मी आज सांगितलं. 688 नाही आहे. 1.7 नका घेऊ, 1.73 घ्या. 688 बरोबर आहे ना? 688 90 घेऊ का? बरं ठीक आहे. चल आता अजून काही कोणाचे ऑब्जेक्शन असेल घरीच ठेवा. ठीक आहे. इकडे 690 इकडे किती है 100 है. इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया सिस्टम इस डायरेक्शन में आने वाली है विथ एक्सेलरेशन ए, विथ एक्सेलरेशन ए. एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट पुलिंग फोर्स कितना है 690 है, उसको अपोज करने वाला 100 है, नेट मास 100 है, कितना आएगा फिर 5.9 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. कसं 690 मायनस 100 590, 590 अपॉन 100 बस कितना आ रहा है 5.9 मीटर. हे धंदे बंद आता. कळालं? जोपर्यंत लेक्चर संपन्न तोपर्यंत इथंच बसायचं. कळालं? नाही तर मग लेक्चरला द्यायचं आणि पूर्ण ऑनलाईन करायचं. 5.9 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. क्लिअर? एक्सेलरेशन नियमच अप्लाय करायचे आपल्याला. तेच तर आहेत आपलं 12 पर्यंत लेक्चर. कळालं ना? तुला अगोदर माहित नव्हतं घे लेक्चर नव्हतं करायचं तू. चलो हो गया. अभी टेंशन कैलकुलेट करो. चलो सगळीकडे बाकीकडे असंच करते का? लेक्चर मध्ये उठून निघते का? अप्रॉक्स 216. बर देखो दोनों में एक ही स्ट्रिंग है मतलब टेंशन भी कितना रहेगा? एक ही रहेगा. अगर टेंशन एकच है इसका मतलब इसके लिए एफबीडी निकालो या फिर इसके लिए एफबीडी निकालो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा. तो कोई भी एक ब्लॉक लेंगे तो ये बनेगा इधर mg साइन थीटा, इधर कौन है t, इधर कौन है a. तो ये बनेगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में इसलिए mg साइन थीटा पॉजिटिव, टेंशन अपोजिट इसलिए निगेटिव. इक्वल्स टू कौन होगा? ma लू या फिर mg साइन थीटा इंटू a लू. ऑलवेज एमएच घ्यायचं. कळलं ना? तिकडे जी साइन थीटा नहीं तो कुठं फक्त फोर्स घेताना. ठीक है. तो यहाँ पे mg साइन थीटा हमने कैलकुलेट किया था. कितना आता है 690 माइनस ma करना है. m कितना है 80, a कितना है 5.9 म्हणजे किती येतं? 843. 472. करा बरं पटकन एकदा. काय करायचं होतं? एम ए करायचं होतं. 5.9 इंटू 5.9 इंटू 80 करायचं होतं. कळालं का? नसेल कळलं तर घरी जाऊन करा. ठीक आहे. किती येतं 472. तो टेंशन का सबट्रैक्शन कितना आ रहा है? हाँ 218 न्यूटन.
याच्यानंतर धर्मशाळेचे धंदे बंद, लेक्चर 10:30ला सुरू होईल, 12ला संपेल. यायचं ते आणि तो ऑनलाईन करा, कळालं ना? स्ट्रिक्ट. काय 222 आलं चालतं. हे इथं आम्ही काय घेतलंय 690, तू 688 घेतला असेल तर तेवढं चेंज होईल, कळालं ना? हो गया क्लियर? आता इकडनं काढलं तरी पण टेंशन सेमच येणार है. तो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गई. अब इसमें थोड़ा सा और प्रॅक्टिस करायची का थोडंसं लेवल वाढवायची? अजून प्रॅक्टिस करायची, बरं ठीक आहे चालेल. पुश होईल, ठीक आहे. 20 kg 15 kg, थीटा आहे 45 डिग्री. कॅल्क्युलेट ॲक्सलरेशन अँड टेन्शन इन द स्ट्रिंग. हां, कुठली वेज आहे, कुठं पुश करतोय, काय करतोय? कुठं करतोय पण? इकडं तुला येतं ते डायग्राम ड्रॉ करायला, तुझी म्हणायचं ते डायग्राम ड्रॉ करणार. चलो क्या होगा एक्सेलरेशन? देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में कौन एक्ट होने वाला है? mg sin थीटा. एंड इधर कौन एक्ट होगा? सिर्फ mg. अगर सिर्फ mg है तो ये बनेगा 150 न्यूटन. एंड अगर इधर mg sin थीटा है, इसका मतलब कौन होगा? 200 140. तो फोर्सेस बैलेंस नहीं कर रहे. हे चेक करा 140 येतं का? गोळ इथंच होतोय. पहिली तर डायरेक्ट sin 40 पण डायरेक्ट 180. ठीक आहे. कुठून येणार हे? m म्हणजे 20, g म्हणजे 10, sin 45 असतो 1/√2. तो ये बनेगा 200. 1/√2 होता है 0.7. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20 इंटू 7 म्हणजे किती? 140. हे तेच घेतलं. तो अभी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन? देखो नेट पुलिंग फोर्स 150 इधर है, मतलब एक्सेलरेशन इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 150 माइनस 140, नेट मास 35. कितना आएगा फिर? 10/35, मतलब अप्रॉक्सिमेटली थोडं पार इकडे तिकडे होऊन जाईल 0.34 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. कसं काढलं आपण? तेच नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास. चलो हो गया. आता डायरेक्टच काढायचं. इक्वेशन कधी असतात ते? सुरुवातीला. ऍक्सेलरेशन का नक्की? ठीक. अप्रॉक्सिमेटली 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आता इकडे एपीडी बीपीडी काढून परत आपल्याला सॉल्व करायची आवश्यकता आहे का? हे कधी असतं? जोपर्यंत आपल्याला कन्सेप्ट क्लिअर होत नाही, कसं येतं ते कळत नाही तोपर्यंत. आता हे माहीत झालंय, त्यामुळे आपण डायरेक्ट फोर्सेसची डायरेक्शन घेऊन इक्वेशन घेतोय. अदरवाइज एपीडी घ्यायचीच म्हटली तर काय येईल? n बॅलन्स बाय mg cos थीटा. कुठंच यूज नाही केला आपण त्याचा, त्यामुळे आपण त्याला स्किप करतो इथं. ठीक आहे, जिथं रिक्वायरमेंट असेल तिथे घेऊ. हाँ, टेंशन निकालना था. यहाँ पे निकालेंगे. क्या होगा इस ब्लॉक के लिए? नीचे कौन है? 150. ऊपर कौन है? t. सिस्टम जा रही है डाउनवर्ड, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 150 माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए. तो t इक्वल्स टू क्या हो गया? 150 माइनस एम ए. तो 150 माइनस ऑफ m कितना है? 15. a कितना है? 0.3 म्हणजे 4.5 का. तो t इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सिमेटली 144.5 न्यूटन. ये हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग. डायरेक्ट मेथड कुठली? ओके, मला वाटलं अजून काही डायरेक्ट मेथड याच्यामध्ये. कर पण स्टँडर्ड मेथड एखादी. चलो हो गया क्लियर. नेक्स्ट
इसका मास m1, इसका मास m2, और इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे फिक्स किया है एक रिजिड सपोर्ट को विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, और आपको बोला है कि एंगल अगर 30 डिग्री है, इसका मास 30 kg है, इसका मास 20 kg है, कॅल्क्युलेट आर, आर म्हणजे काय, नॉर्मल कॉन्टॅक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स. आठवते का काय झालेलं? व्हेरी गुड, करा मग. फक्त ते आडव्या प्लेनवर करायचं, आता इनक्लाइन प्लेनवर आहे. हां, आता हे थोडंसं चेंज कशामुळे होईल, आपण ए ए अप्रॉक्सिमेशन घेतलं ना, त्यामुळे तिकडं आणि इकडे थोडे आन्सर डिफरंट दिले. हा जर एक्झॅक्ट घेतला 10/35, दोनों तरफ सेम आएगा. हाँ, आर ठीक है. 136 ना. अरे बाळा बरोबर तुझं, कारण आपण हे 0.3 घेतलंय. तू याला 10/35 घे आणि परत दोन इकडून सोडव, तुझा आंसर सेम है. चलो इसमें देखो क्या क्या होगा. सबसे पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में या मोशन में, मतलब कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. अब बोलो m1 इस ब्लॉक के लिए जब एफबीटी ड्रॉ करेंगे, इधर कौन एक्ट होगा, m1g sin थीटा. एट द सेम टाइम ये सेकंड ब्लॉक क्या करेगा, ये रिएक्शन प्रोवाइड करेगा. इसको छोड़ के और कोई है क्या, आहेत, पण तिकडचं काही कन्सिडरेशन नाही ठीक ना. इकडे n आहे, इकडे कोण आहे, mg cos थीटा आहे. ठीक आहे, हे ना, हे 30 बेटा, 30 + 20 50 असेल. तो डायरेक्टली कितना आएगा, ये r प्लस या फिर माइनस लिया, डायरेक्शन चेंज होगी बस, यानी r = m1g sin थीटा. m1g कितना है 300/2 मतलब 150 न्यूटन. अभी आगे क्या चेंज होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग प्लेस की थी, हम आगे उसको रिप्लेस करके स्प्रिंग लेके आएंगे. मतलब ब्लॉक वही है, एंगल 30 डिग्री, इंक्लाइन सरफेस पे, ये आ गई स्प्रिंग, ये रिजिड सपोर्ट, और आपको बोला है अगर ये मास 50 kg है एंड स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. काय होईल, फक्त टी रिप्लेस्ड बाय के एक्स करना पड़ेगा, बाकी एवरीथिंग विल रिमेन सेम. यानी यहाँ पे सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0, यानी हम समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वेट टू 0 करेंगे. अब देखो इस ब्लॉक के ऊपर इधर कौन एक्ट होता है, mg sin थीटा, इधर कौन है, ये सोडून कहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्टली mg sin थीटा इक्वल्स टू हो गया kx, तो यानी x इक्वल्स टू बनेगा mg sin थीटा अपॉन k. mg कितना है 500/2 मतलब 250/1000 मतलब 1/4 मतलब 0.25 मीटर. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, आपको बोला है कैलकुलेट m सो दैट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम. सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने के लिए मास कितना चाहिए, m. कब इक्विलिब्रियम में होगी सिस्टम, अगर एक्सेलरेशन 0 कब होगा, जब इधर का mg sin थीटा एंड इधर का mg एग्जैक्टली इक्वल होगा. अगर यहाँ पे mm कट कर देंगे नहीं चलना, कारण m सेम थोड़ी है, इधर का m कौन है 50, तो 50 × 10 500 × 2 मतलब ये 250 इक्वल्स टू कौन है m × 10, तो m आ गया 25 kg. ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, तो कल और आगे जाएंगे हम इंक्लाइन प्लेन एंड स्प्रिंग को कनेक्ट करेंगे. अभी स्प्रिंग इंक्लाइन प्लेन के ऊपर होगी,
अभी इंक्लाइन प्लेन को स्प्रिंग कनेक्ट करेंगे, उसको कार्ड के ऊपर रखेंगे, एंड ये खत्म होने के बाद फिर नेक्स्ट पार्ट हमें देखना है पुली रिलेटेड प्रॉब्लम। एंड पुली रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब वो लास्ट पॉइंट होगा एनएलएम का। उसके बाद में हम डिस्कशन शुरू करेंगे अबाउट फ्रिक्शन, ठीक है। तो टिल सैटरडे एनएलएम खत्म हो जाएगा, जो भी पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करो, क्योंकि मंडे ऑनवर्ड फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन में मैंने पहिले ही बोला आहे सगळ्या डायग्राम त्याच, सगळे फोर्सेस तेच, फक्त एक फोर्स एक्स्ट्रा ॲड होईल, कुठला, ठीक है। सो एंड आज 4 to 5 में एरर शुरू होने वाला है, जिनको एरर में प्रॉब्लम है यू कैन कम, काय Recording stopped.